नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में हम सामंतवाद के कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे कि सामंती कर्तव्य क्या होते हैं, किन किन कर्तव्यों का पालन सामंतों को करना होता है, लॉर्ड किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं, भूमिपति भूमि के मालिक सामंतों को किस किस प्रकार की छूटें मिलती है और किस किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह उनको करना पड़ता है। अभी तक हमने सामंतवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामंतवाद का विकास किस प्रकार से हुआ और सामंतवाद क्यों पनपा, क्या कारण थे और क्रियाविधि, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ी है कि सामंतवाद या सामंती क्रियाविधि किस प्रकार है, किस प्रकार सामंत बनाए जाते हैं, वो क्रियाविधि है। क्रियाविधि के बाद अगला टॉपिक सामंतों के कर्तव्य। सामंतों को किन किन कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। तो सामान्य रूप से सामंतों को कर्तव्य थे सामंतों के वो बहुत निश्चित थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थे। अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग होते थे, स्थान स्थान पर अलग अलग कर्तव्य होते थे। मुख्य रूप से इन कर्तव्यों को 3 रूपों में संपादित किया जाता था। 3 कार्य वो मुख्य थे सामंतों के कर्तव्यों में। सामंतों के कर्तव्यों में 3 मुख्य कर्तव्य थे। अब कौन कौन से कर्तव्य थे, जिसमें पहला कर्तव्य सरकार संबंधी, सरकार संबंधी कर्तव्य अर्थात न्याय, और दूसरे प्रकार का कर्तव्य है वित्तीय कर्तव्य। वित्तीय कर्तव्य, और तीसरे प्रकार का कर्तव्य है सेना संबंधी। सेना संबंधी कर्तव्य, यह सामंतों को मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्तव्य निभाने होते थे। सरकार संबंधी अर्थात न्याय संबंधी कर्तव्य। सामंतों को अपने लार्ड के दरबार में, ये पहले पढ़ चुके अपन, लार्ड, अपने लार्ड के दरबार में, अपने मालिक के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। ये पहला कर्तव्य नंबर 1 सरकार संबंधी अर्थात न्याय संबंधी कर्तव्य। सरकार अर्थात न्याय संबंधी कर्तव्य। इसमें क्या होता था, इसमें सामंत को लार्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। लार्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता। सामंत लार्ड के दरबार में उपस्थित होता था, और यह उपस्थिति समय समय पर आवश्यक थी। यह उपस्थिति, सामंत की उपस्थिति लार्ड के दरबार में समय समय पर आवश्यक थी, या फिर जब भी लार्ड उसको बुलाता था, जब भी लार्ड के द्वारा कहा जाता था, तो उसे सामंत को लार्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। दरबार में वह लार्ड को
नीति संबंधी मामले। अब दरबार में क्या करता था सामंत है? सामंत जो है दरबार में लाड़ को क्या बताता? लाड़ को जो है ये बताता था नीति संबंधी मामलों में सलाह देना। क्या करता था? नीति संबंधी मामलों में सलाह देता था। नीति संबंधी मामले में सलाह देना। लाड़ के दरबार में उपस्थित होकर के सामंत नीति संबंधी मामले में सलाह देता था लाड़ को। इसके अलावा सामंतों के साथ साथ न्यायालय में न्यायाधीश की हैसियत से वो विवादों की सुनवाई भी करता था, अभियोगों की सुनवाई करता था। सामंतों के साथ साथ न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश की हैसियत से सुनवाई करके और उनको न्याय प्रदान करता था। यानी कि अभियोगों की सुनवाई, अभियोगों की सुनवाई करना व न्याय प्रदान करना, यह काम करता था। अभियोग भी सुनता था और न्याय भी देता था। और अपने जो अधिकार जो क्षेत्र में थे, अपने अधिकृत क्षेत्र में, और वहां के जो निवासी थे और वहां के निवासियों की जान माल की रक्षा करना, यह भी किसका काम था? यह भी सामंत का काम था। यह भी सामंत का काम था ये। तो इस तरह से सरकार संबंधी अर्थात न्याय संबंधी कार्य में जो है सामंत क्या करता था? सामंत जो है लाड़ के दरबार में उपस्थित होना पड़ता उसको, और या फिर जब भी लाड़ चाहे तब जो है उसको दरबार में उपस्थित होना पड़ता था सामंत को। दरबार में उपस्थित होकर क्या करता था? नीति संबंधी मामले में सलाह देता था, अभियोगों की सुनवाई करता था और न्याय प्रदान करता था, यानी कि एक न्यायाधीश की हैसियत से। इसके अलावा उसके अधीन जो क्षेत्र थे, उसके अधीन क्षेत्रों की जान माल की सुरक्षा करना, यह भी उसका दायित्व था, यह भी उसका कर्तव्य था। उसके बाद दूसरा कर्तव्य वित्तीय कर्तव्य। वित्तीय कर्तव्य में क्या करता था? यह वित्तीय कर्तव्य में सामंत जो है वित्तीय सहयोग करता था। यह दूसरा मुख्य कर्तव्य है सामंत का। लाड़ को वित्तीय सहयोग प्रदान करता था और आर्थिक सहयोग जो निर्धारित होता था, किस रूप में निर्धारित होता था? आर्थिक सहयोग जो है उसके भूमि के अनुपात में निर्धारित होता था कि वो कितनी भूमि का मालिक है। भूमि के आकार की दृष्टि से जो है आर्थिक सहयोग वो निर्धारित किया जाता था। अर्थात अधिक भूमि वाले सामंत अधिक धन देना पड़ता था, अधिक भूमि वाले सामंत को, और कम भूमि वाले सामंत को कम धन देना पड़ता था। ये इस तरह से जो है आर्थिक सहायता ली जाती थी। किनसे? सामंतों से। लेकिन आर्थिक सहायता भी जो ली जाती थी वो 3 अवसरों पर ली जाती थी। आर्थिक सहायता, ये इसमें जो है वित्तीय सहयोग, भूमि के अनुपात पर, भूमि के अनुपात पर आधारित था। 3 आधार पर वित्तीय सहयोग लिया जाता था। कितने आधार पर? 3 आधार पर। 3 आधार पर वित्तीय सहयोग लिया जाता था। अब वो 3 आधार कौन से हैं जिसके आधार पर वित्तीय सहयोग लाड़ जो है लेता था? किनसे? सामंतों से लेता था। अब 3 अवसर हैं, वो 3 अवसर होते हैं, 3 आधार होते हैं, 3 अवसर होते हैं ये, जिसमें ये पहला तो अवसर है लाड़ का जो सबसे बड़ा लड़का होता है,
बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर, यानी कि शक्तिशाली सेनापति बनने या फिर सैनिक अधिकारी बनने, यह एक तरह की उपाधि है, नाइट की उपाधि है। बड़े लड़के, बड़े लड़के, और किसके लड़के? लार्ड के, लार्ड के बड़े लड़के के नाइट बनने पर, यानी कि नाइट की उपाधि लेने पर आर्थिक सहयोग लिया जाता था सामंत से। दूसरी बात, बड़ी बड़ी लड़की, दूसरी बात, बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर आर्थिक सहयोग लिया जाता था सामंतों से। और तीसरी बात है, तीसरा अवसर है, जब लार्ड जो है किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए। तीसरा है, जब लार्ड किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए। ये तीन अवसर थे। इन तीन अवसरों पर जो है आर्थिक सहयोग लिया जाता था सामंत से। बड़े लड़के के नाइट बनने पर आर्थिक सहयोग देना पड़ता था सामंत को। बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहयोग देना पड़ता था। इसके अलावा जब लार्ड जो है किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए या किसी ने जो है लार्ड का अपहरण कर लिया है, तो उसके सहयोग के लिए आर्थिक सहयोग सामंतों से लिया जाता था। ये तीन अवसर होते थे जब लार्ड को आर्थिक सहयोग देना पड़ता था सामंत को, यानी कि बंदी बना लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए, तो उसकी मुक्ति के लिए, उसको छुड़ाने के लिए सामंत जो है आर्थिक सहयोग देते थे। आवश्यक धनराशि सामंतों से जुटानी पड़ती थी लार्ड को छुड़ाने के लिए। तो इस तरह से जो है ये तीन अवसर हैं जिसके आधार पर सामंतों से धनराशि ली जाती थी लार्ड के द्वारा। लार्ड जो है आर्थिक वित्तीय सहायता, वित्तीय सहयोग लार्ड को प्रदान करता था। इसके साथ ही साथ जो है लार्ड को सामंत द्वारा दिया गया धन, सामंत द्वारा जो भी धन दिया जाता था लार्ड को, वो धन जो है एड अथवा नजराना कहलाता था। सामंत द्वारा लार्ड को दिया गया धन, लार्ड को दिया गया धन क्या कहलाता था? एड अथवा नजराना। एड अथवा नजराना कहलाता था। सामंत जो भी जो है धन देता था लार्ड को, वो एड अथवा नजराना कहलाता था। और इसके बदले में लार्ड क्या करता था? इसके बदले में लार्ड जो है सामंत की जान माल की सुरक्षा है, सामंत की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती थी? लार्ड पर होती थी। तो तीनों मुख्य जो एड हैं सरकार संबंधी, वित्तीय, सेना संबंधी, है ना, तीनों। और यह वित्तीय एड में जो है तीनों प्रकार के जो एड हैं कि बड़े लड़के के नाइट बनने पर, बड़ी लड़की का विवाह करने पर, लार्ड के
अपहरण पर इसको छुड़ाने के लिए जो एड दिए जाते थे सामंत के द्वारा, वो नजराना कहलाता था। इन तीनों एडों के अलावा जो है सामंत को रिलीफ नामक भुगतान भी करना पड़ता था। एड के अलावा है, तीनों एड के अलावा, तीनों एड के अलावा रिलीफ नामक भुगतान, रिलीफ नामक भुगतान, रिलीफ नामक भुगतान जो है सामंत को करना पड़ता था, लार्ड को। यह एक प्रकार से क्या था, यह एक प्रकार से उत्तराधिकारी शुल्क था। यह रिलीफ क्या था, यह रिलीफ जो है यह उत्तराधिकारी शुल्क है। ये उत्तराधिकारी शुल्क किस तरह से उत्तराधिकारी शुल्क, यानी कि सामंत की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जब उस भूमि का मालिक बनता है तो इसके बदले में उत्तराधिकारी शुल्क लार्ड को चुकाना पड़ता है, लार्ड को देना पड़ता था उत्तराधिकारी शुल्क। सामंत की मृत्यु के बाद जब इसका लड़का अपने पिता की भूमि का स्वामी बनता है, तो स्वामी बनता है तो उसे अपने लार्ड को उत्तराधिकारी के नाम पर उत्तराधिकारी शुल्क चुकाना पड़ता है। यह उत्तराधिकारी शुल्क बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है उत्तराधिकारी शुल्क, काफ़ी धनराशि देनी पड़ती है। और अगर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं चुकाया जाता है, बिना उत्तराधिकारी शुल्क चुकाए वह अपने पिता की भूमि का वैधानिक मालिक नहीं बन सकता है। फिर उसकी ज़मीन पर उसके जो कर्मचारी हैं, लार्ड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों का नियंत्रण हो जाता है वो सामंत की भूमि पर। वो जब तक जो है उत्तराधिकारी शुल्क नहीं चुकाएगा तब तक जो है वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से वो उसका अधिकारी स्वामी नहीं बन सकता है। यह है वित्तीय कर्तव्य। और वित्तीय कर्तव्य के बाद फिर तीसरा कर्तव्य आता है सेना संबंधी कर्तव्य। सेना संबंधी कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य सेना संबंधी। सेना संबंधी कर्तव्य किसके, सामंत के। सेना संबंधी कर्तव्य में क्या करता था, सामंत जो है अपने लार्ड को सैनिक सेवा, सैनिक सहायता यह प्रदान करता था। और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी। युद्ध काल में जब भी जरूरत पड़े लार्ड को, तब जो है सैनिक सहायता उपलब्ध कराता था। कौन, सामंत उपलब्ध कराता था। और प्रत्येक सामंत से अपेक्षा की जाती थी, जितने भी सामंत है उस लार्ड के जितने भी सामंत होते थे, वो सभी सामंत से अपेक्षा की जाती थी कि वो व्यक्तिगत रूप से जो है एक सशक्त योद्धा की हैसियत से अपने लार्ड की सेवा करें। प्रत्येक सामंत से यह अपेक्षा की जाती थी। और यदि अगर सामंत के पास भूमि अधिक है, यदि सामंत के पास भूमि अधिक है तो वो क्या करता था, निश्चित संख्या में जितनी भूमि का मालिक है सामंत, उसी हिसाब से जो है उसको अश्वारोही, घुड़सवार सैनिक जो है लार्ड को उपलब्ध कराने होते थे। जितनी भूमि का मालिक है उतने सैनिक जो है उसको जुटाने पड़ते थे। इसके लिए सामंत क्या करते थे, सामंत जो है अपनी बहुत बड़ी भूमि का कुछ अंश उस क्षेत्र के जो है उप अनुचरों को देते थे, और अनुचर से जो है सैनिक सेवा ली जाती थी घुड़सवार के रूप में। और एक जो है एक सैनिक सेवा समिति होती थी, सैनिक सेवा समिति, जो लार्ड के दुर्ग और महलों की गश्त की ड्यूटी इसके अतिरिक्त होती थी। यह इस तरह से जो है जितने भी सामंत होते थे
वो व्यक्तिगत रूप से लार्ड को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। और जितनी भूमि का वो मालिक है उस भूमि के हिसाब से जो है उसको घुड़सवार उपलब्ध कराने होते थे। तो सामंत क्या करते थे, सामंत जो है जो जिनके पास अधिक भूमि है वो अपनी भूमि का कुछ अंश जो है उप अनुचर वो भी जो है सामंत बना लेते थे, यानी कि उप अनुचर बना लेते थे और उनको भूमि दे देते थे। इसके बदले में वो उप अनुचर उस सामंत को सैनिक सेवा उपलब्ध कराते थे। और एक जो है सैनिक सेवा समिति होती थी। यह समिति क्या करती थी, यह समिति जो है लार्ड के दुर्ग महल इनमें जो है वो गश्ती का काम करती थी। यह अतिरिक्त ड्यूटी होती थी ये सामंत की। इसके अलावा जो है सामंती तंत्र में कुछ जटिलताएं भी थी। ये 3 प्रकार के कर्तव्य थे ये। अब कुछ जटिलताएं भी थी इनमें कर्तव्यों में भी। ये 3 प्रकार के कर्तव्य सरकार संबंधी, वित्तीय संबंधी और सेना संबंधी ये तो करने ही पड़ते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो है कठिन परिस्थितियां भी होती थी। अब क्या कठिन परिस्थितियां होती थी, कुछ जो है जो बड़े बड़े जो सामंत होते थे, महत्वाकांक्षी सामंत, वो क्या करते थे, वो अपनी जागीर बढ़ाने में रुचि रखते थे कि मेरी जागीर बढ़ जाए। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जागीर बढ़ाने के चक्कर में एक लार्ड से सामंती ग्रहण कर ली तो दूसरे लार्ड से भी सामंती ग्रहण कर लेते थे, तीसरे लार्ड से सामंती ग्रहण कर लेते थे और सामंती ग्रहण करके विभिन्न लार्डों से सामंती ग्रहण करके उनको सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे, सेना उपलब्ध कराते थे, घुड़सवार उपलब्ध कराते थे। यानी कि वो जो है अधिक लार्डों के वासल बन जाते थे। यह कठिन परिस्थिति थी ये, अधिक वार्डों के वासल यानी कि अधिक वार्डों के अनुचर बन जाना। तो अधिक वार्डों के वासल बन जाते थे और इस संबंध में जो है उनको रोकने वाला जो है ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी। वो अपनी मर्जी चाहे जितने लार्ड बनाए, जितने के वासल बने, ऐसे कोई कठोर नियम नहीं थे, ऐसी व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। किसी किसी सामंत के तो जो है 7-7, 8-8 लार्ड होते थे और उनको जो है वो सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति गंभीर कब बनती है, वो गंभीर तब बनती है जब कोई मामला पेचीदा फंस जाए, युद्ध का समय आ जाए तो इस प्रकार की स्थिति में जो है वो स्वामी भक्ति का मामला भी कठिन हो जाता है। भाई किसके प्रति जो है स्वामी भक्ति प्रदर्शित की जाए, किसके प्रति जो है अपनी स्वामी भक्ति का कर्तव्य वो निभाए। और यह स्थिति कब पैदा होती थी, जब कोई विवाद हो जाता था, जब कोई युद्ध का समय होता था। और ऐसा भी हो सकता था कि युद्ध में लड़ रहे दोनों लार्डों के प्रति एक सामंत की निष्ठा रही हो और उसके दोनों से ही फी प्राप्त की है, दोनों से जमीन प्राप्त की है, दोनों से जागीर प्राप्त की हो। तो इस प्रकार की स्थिति आने पर सामंत लोग क्या करते थे, सामंत लोग केवल अपने स्वार्थ पर ध्यान देते थे। तो किस पक्ष में जो है उसे किस पक्ष का विशेष साथ देना है, तो अपने स्वार्थ को देखते हुए वो अपना निर्णय लेते थे। और सामंत तंत्र में इस प्रकार के युद्ध, इस प्रकार के अवसर जो है वो आते ही रहते थे। तो इस प्रकार से जो है ये सामंतों के कर्तव्य वाला जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हुआ सामंतों के कर्तव्य में। और अगला टॉपिक आता है सामंतों के कर्तव्य के साथ ही सामंती समाज और आर्थिक जीवन। अगला टॉपिक इसी के साथ शुरू करते हैं हम, सामंती समाज और आर्थिक जीवन। ये सामंतों के कर्तव्य, जो 3 प्रकार के कर्तव्य सामंत निभाता है अपने लार्ड के प्रति। लेकिन किन 3 कर्तव्य निभाने के साथ साथ कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां भी सामने आती हैं। अब 5वें टॉपिक और 6ठा टॉपिक आता है अपना सामंती समाज और आर्थिक जीवन। सामंती समाज और आर्थिक जीवन। अगला टॉपिक इसी के साथ शुरू करते हैं हम। इसमें जो है
सामंती समाज और आर्थिक जीवन में आता है पहला कृषि का विकास। इसमें है क्योंकि आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कृषि, तो इसमें आता है कृषि का विकास। सामंती समाज और आर्थिक जीवन में इसमें है कृषि का विकास। यह पश्चिमी यूरोप में जो है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्यकाल में जो है निसंदेह आर्थिक पतन का समय था। उस समय पश्चिमी यूरोप जो है आर्थिक पतन की ओर जा रहा था और इस काल के में जो है आर्थिक पिछड़ेपन का बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि पश्चिमी यूरोप जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि कृषि के विकास के लिए बहुत सी नई नई बातें इस काल में सामने आई। अब क्या क्या नई नई बातें सामने आई भाई, जो है कि नए नए व्यापार के पतन ने कृषि के क्षेत्र में उन्नति के प्रयत्नों को बढ़ावा दिया। भाई व्यापार का पतन हो रहा था और व्यापार का पतन हो रहा था तो क्या किया जाए, तो उससे क्या हुआ, कृषि का विकास बढ़ा, उसको बढ़ावा दिया कृषि के विकास को। इसके साथ ही सर्वप्रथम जो है इस युग में सर्वप्रथम जो देन है वो है पहिएदार हल की। कृषि के विकास में इस युग की सर्वप्रथम देन, क्योंकि व्यापार समाप्त हो गया और इस युग की देन क्या रही कृषि के विकास में, वो रही पहिएदार हल की। पहिएदार हल का आविष्कार हुआ। इसमें पहिएदार हल जो है वो काम में लिया जाने लगा है। भारी हल था ये, वजन ज़्यादा होता था है, और इस हल के प्रयोग से क्या है जमीन को बार बार जोतने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि भारी हल होता था जो अंदर तक जो है जमीन को हाँकता था। तो भारी हल का प्रयोग किया जाने लगा इसमें है, इस युग की देन रही है। भारी हल और पहिएदार होता था वो है, उसको जो है लोग या बैल नहीं उठाते थे, पहिए से जो है उसको चलाते थे। भारी होने के कारण जमीन के अंदर तक जो है वो खुदाई करता था, उससे जो है जमीन की हकाई होती थी और बार बार जोतने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब एक बार हल चलाने से ही भूमि क्या हो जाती थी, समतल हो जाती थी, क्योंकि भारी होता था और इस भारी हल को खींचने में काफ़ी शक्ति लगानी पड़ती थी, क्योंकि ज़्यादा भारी होता था इसलिए शक्ति की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी है। तो उत्तरी यूरोप में सर्वप्रथम जो है इन हलों का प्रयोग किया गया है। यूरोप के उत्तरी भागों में इस प्रकार के हल का प्रयोग ज़्यादा हुआ और कृषि के क्षेत्र में जो है ये पहला परिवर्तन था पहिएदार हल का। और दूसरा परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में किया गया जहाँ रोमन काल में अच्छी पैदावार की दृष्टि से कृषि भूमि के एक भाग को 1 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था। यह दूसरी है। पहली घटना यह घटी हुई कृषि के विकास में कि पहिएदार हल का प्रयोग किया गया और कृषि में जो है अधिक पैदावार लेने के लिए दूसरा परिवर्तन यह हुआ उत्तरी यूरोप में कि 1 साल के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था, परती छोड़ दिया जाता था। वहाँ पर जो है कृषि नहीं की जाती थी ताकि जो है वो भूमि उपजाऊ बन सके। और वहीं अब प्रत्येक खेत के 3 भाग किए जाने लगे। प्रत्येक खेत को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। एक भाग वर्षा ऋतु की फसल के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग शरद ऋतु की फसल के लिए रखा जाता था और तीसरे भाग को जो है खाली छोड़ दिया जाता था, परती छोड़ दिया जाता था, ताकि जो है भूमि की उर्वरा शक्ति वापस आ जाए, वापस बनी रहे, पैदावार जो है अच्छी हो, वापस उसकी उर्वरा शक्ति लौट सके। और तीनों भागों पर जो है फसलों को बारी बारी से बदल बदल कर बोया जाता था। जर्मन जातियों ने कई नई फसलें बोना शुरू किया जो समय के साथ साथ जो है लोकप्रिय हो गई वो फसलें। और जब ये जौ और जई इनको जो है खेती की खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया,
जई की खेती ज़्यादा होने लगी, वहाँ पर उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। तो जैतून के तेल के स्थान पर अब जो है मक्खन का अधिक उपयोग होने लगा। और दक्षिणी यूरोप और उत्तरी यूरोप में विद्यमान जलवायु भिन्नता और भूमि की भिन्नता, इसकी वजह से, भाई जलवायु भी अलग है उत्तरी यूरोप में, दक्षिणी यूरोप में, और भूमि भी अलग अलग, तो उसकी भिन्नता के कारण दोनों क्षेत्रों में जो है कृषि संबंधी तरीके और फसलों के बारे में वो भिन्नता मौजूद रही। अलग अलग कृषि फसलें बोई जाने लगी। और इस काल में जो है किसानों का रहन सहन और खान पान, इनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। किसान लोग वस्त्र धोने के लिए अब काय का प्रयोग करने लगे, अब साबुन का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि जैतून का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था हैं। और पैंट पहनने लगे, और पहले की अपेक्षा वो जो है बड़े मकान बनाने लगे। इस तरह से जो है कृषि का विकास हुआ ही। सामंती समाज में, सामंती समाज में किस प्रकार से आर्थिक जीवन बढ़ा है लोगों का, तो उसमें सर्वप्रथम जो है कृषि का विकास हुआ है। और कृषि के विकास में क्या परिवर्तन आए हैं, तो कृषि के विकास में ये परिवर्तन आए हैं कि एक तो पहिएदार हल का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या है कि बार बार जो है जुताई नहीं करनी पड़े। और दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि अब जो है खेत के एक भाग को जो है परती छोड़े जाने लगा, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। इसलिए पूरे खेत को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया, और अलग अलग ऋतुओं की फसल उगाकर एक हिस्से को जो है परती छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ा तो कृषि फसलों में भी परिवर्तन आया, नई नई प्रकार की फसलें बोई जाने लगी। इससे क्या हुआ कि आर्थिक जीवन ऊपर उठा लोगों का। अब जो है कपड़े धोने के लिए वो साबुन काम में लेने लगे हैं, लोग पैंट पहनने लगे, यानी कि जीवन स्तर ऊंचा हो गया, और बड़े मकान बनाने लगे। तो इस प्रकार से जो है ये, इसमें सामंती समाज में, समाज और आर्थिक जीवन में यह कृषि का विकास वाला टॉपिक है। उसके बाद अन्य टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।